गरीब परियों का सोने का स्कूल। जैसा कि इंसानों की दुनिया में इंसान अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर परियां भी अपनी जिंदगी व्यतीत करती थी। वहां पर भी अमीर गरीब ऊंच नीच सब कुछ वैसा ही था जैसा कि इंसानों की दुनिया में था। एक दिन परीलोक में 3 गरीब परी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। यार, मैं शक्तिशाली परी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत ज्यादा पावर हो, लेकिन हम गरीब परी और ऊपर से अनाथ भी, हमारे ऊपर तो हाथ रखने वाला भी कोई नहीं। यार, मैंने सुना है परियों का सोने का स्कूल है। उस स्कूल के अंदर तरह तरह की शक्तियाँ सिखाई जाती है, नई नई टेक्निक सिखाई जाती है और जो परी पूरे स्कूल में टॉप करती है उसे शक्तिशाली परी बना दिया जाता है। लेकिन परियों के सोने के स्कूल में जाने का तो हमारा सपना ही रह जाएगा। हम गरीब सिर्फ अपना ही देख सकते हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। और तुम्हें पता है परियों का सोने का स्कूल कितना ज्यादा शानदार है और वहाँ पर बहुत ही पावरफुल परी टीचर आई है परियों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन सोने के स्कूल में सिर्फ अमीर परियां ही पढ़ सकती है, हम जैसी गरीब परियां नहीं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम परियां भी सोने के स्कूल में जा सकती हैं। रुबीना परी, ये तुम क्या कह रही हो? परियों के सोने के स्कूल में और हम जैसे गरीब पढ़ने जा सकती हैं? कभी नहीं। नीलम परी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम सिर्फ वहाँ जाने का सपना ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। और तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया होगा ही नहीं जिससे हम सोने के स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कितने सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं वहाँ पर जाने के लिए। अरे यार करिश्मा, तुम हमेशा बीच में कूद पड़ती हो, पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है, सुन तो लो। अगर अच्छा लगे तो उस पर काम करेंगे, अगर नहीं तो फिर सोने के स्कूल में जाने का सपना ही देखते रहेंगे, ठीक है? रुबीना परी, तुम करिश्मा परी की बातों का बुरा क्यों मान जाती हो? तुम्हें पता तो है ना इसकी कैसी आदत है। चलो मुझे अपना आइडिया बताओ, क्या पता तुम्हारा आइडिया काम ही कर जाए और हम भी सोने के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो लॉटरी ही निकल जाएगी। मैं तो रातों रात पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे शक्तिशाली परी बनना है और पावर हासिल करनी है। अच्छा तो सुनो मेरा आइडिया। हम तीनों परी सहेलियां हैं, हमारे पास छोटे छोटे घर है। अगर हम 2 घर बेचकर एक घर में रहेंगे तो इतने पैसे मिल ही जाएंगे कि हम तीनों का सोने के स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है? और उसके बाद हम तीनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे तो पैसे भी बचेंगे और जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो हम कर लेंगे। इस तरह हमारा सोने के स्कूल में एडमिशन हो सकता है। रुबीना परी का आइडिया करिश्मा परी और नीलम परी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर करिश्मा और नीलम परी अपना घर बेचकर रुबीना परी के घर पर जाकर एक साथ रहने लगती है और घर बेचकर जो सोने के सिक्के मिलते हैं वो उसे परियों के सोने के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती है और वहां जाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सभी पढ़ना शुरू कर देती है। नीलम परी को हमेशा से ही पावरफुल परी बनना था और पावर हासिल करनी थी, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करती है और रुबीना परी और करिश्मा परी से ज्यादा काम भी करती है और वो पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, जिस वजह से सभी स्कूल की सभी टीचर्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। और वहीं दूसरी तरफ करिश्मा परी और रुबीना परी वो तो भूल ही जाती है कि उनका क्या सपना था और वो सोने के स्कूल में क्या करने आई थी। वो यहाँ आकर अमीर अमीर परियों से दोस्ती करती है और उनके साथ घूमती फिरती है। ऐसा करने से नीलम परी को बहुत दुख होता है। एक दिन नीलम परी अपनी दोनों सहेलियों से कहती है, रुबीना परी, करिश्मा परी, तुम दोनों स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद कहाँ चली जाती हो? हमने परियों के सोने के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले क्या वादा किया था कि हम एक साथ काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों 24 घंटे घूमती रहती हो और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करती। अगर तुम दोनों पढ़ाई नहीं करोगी तो अपना सपना कैसे पूरा करोगी? अरे यार नीलम परी, हमें क्या पता था कि परियों के सोने के स्कूल में जाकर हमें इतनी अमीर अमीर परी दोस्त मिल जाएंगी। यार तुझे तो पता है उनका घर महल की तरह होता है और उनके यहाँ हमारी तरह रूखा सूखा नहीं खाते। अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमने का अलग ही मजा है। अब हमें पढ़ाई नहीं करनी और हमें क्या पता था कि सोने के स्कूल में इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। रुबीना परी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो पढ़ कर पागल ही हो जाएंगे। हमें नहीं करनी इतनी ज्यादा पढ़ाई।
रुबीना परी, करिश्मा परी, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, काम करने भी जाती हूँ और घर का खाना भी बनाती हूँ। हम तीनों दोस्त हैं, हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। अगर मैं ही सारा काम करूँगी तो मैं पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूंगी? अब तुम बहुत ज्यादा ही बोल रही हो नीलम परी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो पट बोली ही जा रही है। देख, तेरा सोने के स्कूल में एडमिशन हमारी वजह से हुआ है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तू मेरे घर में रह रही है, चाहूँ तो अभी कभी तुझे निकाल सकती हूँ, इसलिए चुपचाप काम कर। और अगर तुझे किताबों का कीड़ा बनना है तो तू ही बन। शक्तिशाली परी और पावर तुझे हासिल करनी थी। हमें सिर्फ परियों के सोने के स्कूल में जाना था, सो हम चले गए और वहाँ जाकर हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। रुबीना परी और करिश्मा परी नीलम परी को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नीलम परी उन दोनों की बातों का बुरा नहीं मानती और वो घर का काम भी करती है, बाहर मजदूरी भी करने जाती है और मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। ऐसे ही एक दिन क्लास टीचर सभी परी स्टूडेंट्स को बाहर गार्डन में लेकर जाती है और उनसे कहती है, मैंने अभी तक तुम्हें अलग अलग तरह की शक्तियाँ सिखा दी है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली विधि है। और हाँ, मेरी बात सभी परियां कान खोलकर सुन लो। ये मंत्र मैं सिर्फ एक ही बार बोलूंगी, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ एक ही बार बोला जाता है, लेकिन ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ध्यान से सुनना, ठीक है? ऐसा कहकर टीचर सभी परियों को वो मंत्र एक बार बोलकर बता देती है। सभी परियां सुन तो लेती है, लेकिन किसी को भी वो मंत्र याद नहीं होता, सिर्फ नीलम परी के सिवा। उसके बाद टीचर एक एक कर परियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो सामने तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे समझो एक खतरनाक चुड़ैल है जिसने हम सभी परियों के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन उस पहाड़ को हटाना आम परियों के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने मंत्र याद किया होगा तो तुम एक विशाल परी बन जाओगी और उस पहाड़ को आसानी से तोड़ दोगी और उस चुड़ैल से भी सामना कर पाओगी। चलो जल्दी से उस पहाड़ को तोड़ो, चुड़ैल से हम सभी परियों को बचाओ। सभी परियां कोशिश करती है, लेकिन कोई परी बिल्ली बन जाती है तो कोई कौवा, तो कोई बंदरिया बन जाती है, तो किसी परी के हाथ में आग लग जाती है। ये सब देखकर क्लास टीचर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सभी गलत मंत्र पढ़ रही थी। फिर टीचर अपनी शक्तियों से उन्हें दोबारा से परी बनाती है और उन सभी परियों को बहुत ही ज्यादा सुनाती है। ठीक है, लगता है तुमने मेरी नाक कटवाने का फैसला कर ही लिया है। तुम्हें पता है ना, परियों की रानी परी आ रही है और वो इस साल तुम सबकी परीक्षा लेने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी रानी परी की परीक्षा में पास हो पाएगी। अभी तक परियों के सोने के स्कूल में किसी ने भी टॉप नहीं किया, लेकिन लगता है इस साल तो कोई टॉप करना तो बहुत दूर की बात, कोई पास भी नहीं होगा। तभी वहाँ नीलम परी आती है और क्लास टीचर से कहती है, मैम आई एम सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई मैम। मैंने अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं भी करना चाहती हूँ। जब क्लास के सभी स्टूडेंट परियां नहीं कर पाई तो तुम कैसे कर पाओगी? चुपचाप अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाओ। वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। मैम एक मौका तो दीजिए, आपने सबको एक एक मौका दिया है तो मुझे भी दीजिए। नीलम परी के बार बार कहने पर क्लास टीचर उसे एक मौका दे देती है और जैसे ही नीलम परी अपनी आंखें बंद करती है और टीचर का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है तो वो एक विशाल परी बन जाती है और वो सामने के पहाड़ को मिट्टी में मिला देती है और जो नकली चुड़ैल थी उससे भी मुकाबला करती है। ये सब देखकर क्लास की सभी परियां चौंक जाती है। फिर क्लास टीचर और सभी परियां भी नीलम परी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती है। वेरी गुड नीलम परी, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मेरा गुस्सा चुटकियों में छू मंतर कर दिया। तुमने इतना बड़ा मंत्र याद कर लिया, सच में तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर ऐसे ही इतने बड़े बड़े मंत्र तुम आसानी से याद करती रही तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस साल हमारे स्कूल में टॉप करोगी और हमारे स्कूल का और मेरा नाम रोशन करोगी। वेरी गुड बेटा। रानी परी नेक्स्ट वीक आ रही है, अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना, ठीक है? फिर क्लास टीचर नीलम परी के लिए सभी बच्चों से क्लैपिंग करवाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भी करती है, जिस वजह से रुबीना परी और करिश्मा परी जल भुनकर राख हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नीलम परी रानी परी के सामने परीक्षा देने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी कि तभी रुबीना परी करिश्मा परी से कहती है, अरे यार करिश्मा परी, ये सब क्या हो रहा है? नीलम परी तो आगे बढ़ती ही जा रही है और उसका सपना लगता है पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो अब शक्तिशाली परी बन ही जाएगी।
उसकी मेहनत रंग ले आएगी। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर नीलम परी हमसे आगे निकल गई और उसने टॉप कर लिया तो वो शक्तिशाली परी बन जाएगी और हमारे ऊपर कितना हंसेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहले तो तुम बड़े आइडिया दे रही थी, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे आइडिया की वजह से ही हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उसे अपने घर से बाहर निकाल दो। तेरा ही तो घर है। जब दर दर की ठोकर खाएगी, रहने के लिए जगह नहीं होगी तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी और रानी परी के सामने परीक्षा भी नहीं दे पाएगी। फिर कैसे टॉप करेगी? हमसे तो पीछे ही रह जाएगी। दोनों परियां मिलकर बेचारी नीलम परी को पढ़ाई करने से रोक रही थी ताकि वो परियों के सोने के स्कूल में टॉप ना कर सके और वो शक्तिशाली परी ना बन सके। घर का सारा काम खत्म कर जब नीलम परी पढ़ाई करने बैठती है तो रुबीना परी और करिश्मा परी उसकी सारी किताबों को लेकर उसमें आग लगा देती है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देती है कि तभी नीलम परी उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरी किताबें क्यों जला दी? मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ऊपर से तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। रुबीना परी, करिश्मा परी, ये तुम दोनों को क्या हो गया? हम तीनों दोस्त हैं। जब तक परियों के सोने के स्कूल में नहीं गए थे तो हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। तुम दोनों बिल्कुल बदल गई हो। ये आंसू हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तेरे आंसुओं से पिघलने वाले नहीं हैं। ये घर रुबीना परी का है तो वो तुझे अपने घर से निकाल रही है। वो तुझे नहीं रखना चाहती और हम नहीं चाहते कि तुम सोने के स्कूल में टॉप करो और शक्तिशाली परी बनो। इसलिए हमने तेरी किताबें भी जला दी और अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। आई बात समझ में? चल अब जा यहाँ से। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? अगर मैं शक्तिशाली परी बन जाती हूँ और मेरे हाथ में पावर आ जाती है तो सबसे पहले भला मैं तुम दोनों का ही करती, क्योंकि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं शक्तिशाली परी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परी लोक के लिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने परी लोक के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। मैं अपने लिए शक्तिशाली परी नहीं बनना चाहती थी, आप सबके लिए बनना चाहती थी। हाँ हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू किसके लिए शक्तिशाली परी बनना चाहती थी। जब पावर हाथ में आ जाती है तो कोई किसी को नहीं देखता है और हम तो फिर भी तेरे दोस्त हैं, तो हमारे बारे में क्यों सोचती? इसलिए हमने तेरी किताबें जला दी और तो अब मेरे घर में भी नहीं रहेगी। अब जा यहाँ से, हमारी तेरी दोस्ती खत्म। ऐसा कहकर रुबीना परी और करिश्मा परी धक्के मारकर बेचारी नीलम परी को निकाल देती है। नीलम परी रोते हुए वहाँ से चली जा रही थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी और पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो किसी न किसी तरह अपनी पढ़ाई का बंदोबस्त कर ही लेती है और वो जंगल में एक पेड़ के नीचे रहना शुरू कर देती है। रानी परी की परीक्षा होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। रुबीना परी और करिश्मा परी खुशी खुशी स्कूल जा रही थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि नीलम परी स्कूल नहीं आ पाएगी और वो अगर आ भी गई तो रानी परी की परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी रास्ते में एक खतरनाक चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है। क्यों प्यारी परियों, कहाँ जा रही हो? ठहरो, मुझे तुम्हारा शिकार करना है। कब से मैं तुम्हारी तलाश में थी, लेकिन मुझे तुम्हारा परिलोक मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे मिल गया। पहले मैं तुम्हारा शिकार करूंगी और उसके बाद सभी परियों को खाऊंगी। आह 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 आह। इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर दोनों परियों की हालत खराब होने लगती है। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो शक्तिशाली परियां नहीं थी, इसलिए वो चुड़ैल का सामना भी नहीं कर पा रही थी। रुबीना परी और करिश्मा परी चुड़ैल से मुकाबला करते समय पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तब वो चुड़ैल उन्हें खाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर नीलम परी आ जाती है। ओ चुड़ैल, पीछे हट जा, तू मेरी सहेलियों को नहीं मार सकती। अगर तूने मेरी सहेलियों को जरा भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन चुड़ैल पीछे नहीं हट रही थी, ऊपर से वो सबका मजाक बना रही थी कि तभी नीलम परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक विशाल परी बनकर चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे आग जलाकर राख कर देती है। ये सब देख रुबीना और करिश्मा परी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों नीलम परी से माफी मांगती है। नीलम परी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने फिर भी हमारा साथ दिया, हमारी जान बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी परी हो और बहुत अच्छी शक्तिशाली परी बनोगी। तुम ठीक कह रही थी, तुम अपने लिए शक्तिशाली परी नहीं बल्कि हम सभी परियों के लिए बनना चाहती थी। हमें लगा कि तुम शक्तिशाली परी बनकर पावर हासिल करने के बाद हमें भूल जाओगी और हमारे ऊपर बहुत हंसोगी।
हमें अपने किए पर पछतावा है। हमें माफ कर दो नीलम परी, मुझे भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पढ़ाई करोगी और हमेशा अच्छे काम करोगी। चलो अब जल्दी से स्कूल चलते हैं, परीक्षा होने में थोड़ा ही समय बाकी है। नीलम परी अपनी दोनों सहेलियों को माफ कर देती है और तीनों सहेलियां मिलकर जल्दी से परियों के सोने के स्कूल में जाती है और वहां जाकर नीलम परी रानी परी की परीक्षा देती है और वो परीक्षा में पास हो जाती है कि रानी परी नीलम परी से कहती है, नीलम परी वेरी गुड, तुमने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। अब ये परियों का सोने का स्कूल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए तुम्हें ताज पहनाया जाता है। अब तुम सभी परियों की देखभाल करोगी और तुम्हें कोहिनूर मणि का भी प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। अब तुम शक्तिशाली परी बन चुकी हो। रानी परी के मुंह से ये शब्द सुनकर नीलम परी बहुत खुश होती है, उसका सपना पूरा हो जाता है। वहीं रुबीना परी और करिश्मा परी भी अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए दिल से क्लैपिंग करती है। और अब नीलम परी शक्तिशाली परी बनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है और सभी परिलोक वासियों के लिए अच्छे अच्छे काम करती है। और अगर कभी कोई बुरी शक्ति आ जाती तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसका डटकर सामना भी करती है। झुनझुनपुर गांव के जमींदार रोशन सिंह की बेटी माया बहुत ही अकड़ वाली थी, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने बहुत घमंड में रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की प्रीति, जो जमींदार के खेतों में काम करने वाले गरीब किसान की बेटी थी। माया उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो प्रीति पर हुक्म चलाती रहती थी। प्रीति, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह वगैरह बहुत कुछ खरीदना है। पर अभी तो मुझे रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद चले? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल, फिर मेरे पास समय नहीं है। और अब तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है अगर तू मुझे मना करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं बापू को बोलूंगी और बापू को तो तू जानती ही है, अगर किसी बात पर मैं नाराज हो जाऊं तो बापू तो तुम सब पर बहुत गुस्सा करेंगे। प्रीति बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, जा तू इसके साथ चली जा, बेकार में ही जमींदार साहब गुस्सा करे। पर माँ, तुम अभी अभी खेत से काम करके आई हो, तुम भी तो थकी हुई हो। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर और तेरे बापू के ऊपर निकाल देंगे, ठीक है? पर माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, ज्यादा काम मत करना, तुम आराम कर लेना। माया प्रीति को ऐसे ही तंग करती थी, पर प्रीति की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इसी बात का फायदा हमेशा माया उठाती रहती थी। माया, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चले, अम्मा इंतजार कर रही होगी। रुक, अभी तो आई हैं, मुझे वो सामने की दुकान से अपने लिए झुमके लेने हैं। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 50 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो दोनों भी, ये सारे कर दो। देख प्रीति, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है माया, ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है, बापू ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वीरपुर गाँव के जमींदार का बेटा है, पता है कितने पैसे वाले लोग हैं। बापू कहते हैं मैं तो राज करूँगी, राज। और वैसे एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकर की बेटी, जो हमारे यहाँ नौकर है, तो ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है तेरी शादी तो इसी गांव में किसी किसान के बेटे से ही होगी। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर मेरी यहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं अपने होने वाले पति को कह दूंगी कि उनके घर में कोई नौकर हो, क्या पता वो अच्छा हो, तो हम तेरी शादी उससे कर देंगे। फिर तुझे कहीं काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने पति के साथ आराम से मेरे ससुराल में नौकरी करना। प्रीति चुप हो जाती है। वो जानती थी कि माया का स्वभाव कैसा है। माया की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। माया शॉपिंग के लिए शहर जाती है तो प्रीति को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे तो महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना, मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं
कि आसपास के गांव वाले देखते रह जाए। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे बढ़िया लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये तो बहुत सुंदर लगेगा। ये लहंगा मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। एक काम कर प्रीति, ये लहंगा तू पहन के दिखा, अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना। तो मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि ये तेरा लहंगा है? मैं जानती हूँ ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी तो जैसे गरीब का ये ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो तुझे मैं मौका दे रही हूँ सिर्फ पहन कर दिखाने के लिए। चल जा, अब जितना कहा है उतना सुन। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे गाँव भी वापस पहुँचना है, बहुत सारे काम है। प्रीति वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है, उसकी नजर कोने में रखे एक पर्स पर जाती है। प्रीति से पहले एक बड़ी उम्र की लेडी ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। प्रीति उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका पर्स आप अंदर भूल गई थी शायद। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई, वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? जी, मेरा नाम प्रीति है। अच्छा, तो अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो? ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, मेरा लहंगा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी है, उसकी शादी है, तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही देख रही थी, तभी आपके बटुए पर मेरी नजर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग झुनझुनपुर गांव से आए हैं। झुनझुनपुर गांव से? अच्छा, वहाँ के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी माया गुस्से में आ जाती है। क्या बात है प्रीति, मैं इतनी देर से तुम्हारा वहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देख रही हो। अरे तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम जैसे गरीब के लिए लहंगा नहीं बना। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर दिखाने के लिए बोला था। ये लहंगा खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जाकर बदल कर आओ। वो लेडी देखती है कि माया प्रीति से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। प्रीति की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन प्रीति जब तैयार होकर माया के घर जाने लगी, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। आंटी जी, आप और यहाँ आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? आइए, अंदर आइए। माँ, ये कल मुझे शहर में जिस दुकान से माया ने लहंगा लिया ना, वहाँ मिली थी। नमस्ते। कल प्रीति से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने बड़े बेटा, बहू और छोटे बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं प्रीति को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे राहुल के लिए आपकी बेटी प्रीति का हाथ मांगती हूँ। प्रीति के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी प्रीति का रिश्ता आया था। राहुल को भी प्रीति बहुत पसंद आती है और यकीनन प्रीति दिखने में सुंदर भी बहुत थी, मानो कीचड़ में कमल। राहुल और प्रीति का रिश्ता तय हो जाता है। माया की शादी के तुरंत बाद ही प्रीति की भी शादी थी। माया अपने पति के साथ उसकी शादी अटेंड करने आई थी। आओ माया, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? देखो कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा, पूरे 5 लाख का है। तुम्हारा कितने का था? जी, मेरा इससे कम का था, 3 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं। माया का मुंह उस समय देखने वाला था। आज उसे सही सबक मिला था। कहते हैं व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हमारी जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ हमारी सोच के विपरीत होता है, जैसा प्रीति के साथ हुआ। जिस ब्राइडल लहंगे को पहनने की उसने जीवन में कामना भी नहीं की थी, उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उस ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम के सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसकी अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था। ये कहानी बिलासपुर गांव की है, जो एक घने जंगल के छोर पर बसा था। उसी गांव में रहता था विकास। विकास लकड़ी काटने का काम करता था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का मिंटू और एक लड़की पिंकी।
मिंटू और पिंकी की माँ बीमारी के कारण चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। पिंकी, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बात उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी को दूर करने के लिए विकास ने दूसरी शादी कर ली। मिंटू और पिंकी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ यामिनी उनको देखकर खुश नहीं थी। वो दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह दोनों बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से मिंटू और पिंकी की शिकायत किया करती थी ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे मिंटू के पापा, आज मिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और इन दोनों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तो और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। यामिनी जैसा सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। विकास मिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें प्यार से समझाता है कि वो अपनी माँ को परेशान ना करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दें। मिंटू और पिंकी भी पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाने के मोहताज हो गए। ऐसे हाल में सौतेली माँ यामिनी मिंटू और पिंकी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना यामिनी को आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, सभी के खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम मिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये सुनकर मिंटू और पिंकी का पिता विकास उदास हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उन पर कुछ तो दया करो। मैं कुछ नहीं जानती, इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे? मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ यामिनी ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर विकास ने भी मान लिया। उन दोनों की बातें मिंटू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और वहाँ कोने में रखे डिब्बे में से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह यामिनी उनसे बोली, मिंटू और पिंकी, हम दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मिंटू ने वो कंचे अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर यामिनी बोली, मिंटू और पिंकी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। मिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तभी मिंटू उसे दिलासा देते हुए बोला, पिंकी, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते पर डाले गए कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता विकास ने उन दोनों बच्चों को अपने सामने देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। विकास को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं तुम दोनों को कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। मिंटू और पिंकी को वापस घर आया देख यामिनी बहुत नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब विकास किसी काम से शहर गया तो वो मिंटू और पिंकी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। मिंटू अपनी सौतेली माँ की चाल समझ गया, लेकिन इस बार उसके पास साथ ले जाने के लिए कंचे नहीं थे। वो भागकर रसोई घर गया और वहाँ से चावल के दाने अपने जेब में डाल लिए। इस बार यामिनी उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। मिंटू पूरे रास्ते चावल के थोड़े थोड़े दाने डालता गया। जंगल पहुंचकर यामिनी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। मिंटू और पिंकी वहीं बैठकर यामिनी का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर कुछ देर में रात, लेकिन यामिनी वहाँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और मिंटू से कहने लगी, मिंटू, अब क्या होगा?
हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। पिंकी, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हमें वो दिख नहीं पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर चले जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वो घर के लिए निकले, लेकिन मिंटू ने रास्ते में जो चावल के दाने डाले थे वो चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इसी कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक जगह पहुँचे जहाँ उन्हें एक खूबसूरत चॉकलेट का घर दिखाई दिया। वो घर केक, आइसक्रीम और लॉलीपॉप से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट भी थी। उस घर को देखकर दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, केक खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उसे देखकर मिंटू और पिंकी डर गए। दोनों को डरता देख बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर मिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वो जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुन बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत एक डायन के रूप में बदल जाती है, जो छोटे बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। केक, आइसक्रीम, चॉकलेट वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने मिंटू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, लड़के, तू इस पिंजरे में बंद रह। जब मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के कामों में लगा दिया। मिंटू और पिंकी डर में जीने लगे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी डायन पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गरम करो, मैं उसमें मिंटू का सूप बनाकर पीऊंगी। बूढ़ी डायन की बात सुनकर पिंकी डर गई और उसने ये बात जाकर मिंटू को बताई। पिंकी की बात सुनकर मिंटू को यहाँ से बाहर निकलने का उपाय मिल गया। उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े से पतीले में पानी गरम करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी डायन आई और पिंकी से बोली, पानी गरम हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये पतीला इतना बड़ा, मैं इसमें जाकर कैसे देखूं कि पानी गरम हुआ है या नहीं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी डायन बोली, ठीक है, मैं ही देखती हूँ। उसके बाद बूढ़ी डायन एक स्टूल पर चढ़ी और गर्म पानी में झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के पतीले में धक्का दे दिया। हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। चीखते चिल्लाते गर्म पानी में जलकर बूढ़ी डायन मर गई। पिंकी ने मिंटू को आजाद कर दिया। मिंटू पिंकी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चले। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के एक थैली में डालकर उस घर से बाहर निकल गए। इधर उधर घूमते घूमते वो किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वो जब पिता के सामने जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर विकास रोने लगा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। मिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी सारी घटना अपने पिता विकास को बताई और फिर उसे सोने के सिक्कों वाली थैली दी। उन सोने के सिक्कों से उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।